हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। सिंपल आप डेफिनेशन पढ़ते हैं और V इक्वल टू आई आर के बारे में आप लोग जानते हैं। यहाँ पे भी वहीं से स्टार्ट होगा, V बराबर आई आर से स्टार्ट होगा और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस में चलेगा, काफ़ी आगे तक चलेगा प्रोसेस। तो पहले हम लोग ये बात करेंगे कि ओम्स लॉ हम लोग किसको बोलते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली proportional to the electric potential difference. Electric potential difference। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर कोई प्लेन वायर है तो इस तरह से उस पर क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पर पोटेंशियल V प्लस, यहाँ पर V माइनस, और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, V है। तो इसमें करंट बहेगी ज़्यादा पोटेंशियल से कहाँ, कम पोटेंशियल की तरफ। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का जब फ्लो होगा तो करंट की भी डायरेक्शन इधर ही होगी, जैसा कि मैं आपको बताया था। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो जाएगी, यानी V इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगी, उसका नाम है R। कांस्टेंट का वैल्यू R आ गया। क्लियर? अब ये जो R है, R एक कांस्टेंट है जो प्रत्येक मटेरियल का अपना अलग अलग मान आएगा, है ना। वेयर R इज एनी कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये जो कांस्टेंट है ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मटेरियल है और ये तार मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल का जो वायर है उन सभी के लिए अलग अलग माना जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो इनका कोई फिक्स मान नहीं होता है ना, इनके मान वेरी भी करते हैं। ये कोई कांस्टेंट तो है लेकिन फिक्स नहीं है। ये रेजिस्टेंस है जो करंट का अपोज करता है। अपोज का मतलब है कि करंट को कंप्लीटली रोकेगा नहीं, उसको डिस्टर्बेंस करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो R है उसको लिख सकते हैं क्या, V डिवाइडेड बाय I लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वोल्ट, इसको लिखेंगे क्या, एम्पियर। वोल्ट और एम्पियर इसको बोलते हैं ओम। इसका सिंबल होता है ऐसे। ये हो गया नेवर निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होती, निगेटिव नॉट पॉसिबल। इसका निगेटिव वैल्यू संभव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो R है वो स्केलर भी है। तो R जो है वो क्या है, स्केलर भी है। और R इज इक्वल टू V बटे I हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको W बटे क्या लिख सकते हैं, Q। अब पहले से क्या है, I है, तो यहाँ पर लिखेंगे W डिवाइडेड बटे Q इंटू I। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे M L के पावर 2 और T के पावर माइनस 2, और Q को लिखेंगे I इंटू T। अब पहले से क्या है, I है, तो इसको लिख देंगे M L और एम एल के पावर 2, टी के पावर -3 और आई के पावर -2। ये इसकी डायमेंशन होगी रेजिस्टेंस की। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितनी ही ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी मान होगा। जैसे कि अगर नदी में देखा जाए कि पानी का जो फ्लो हो रहा है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ हो रहा है, तो जितने उसके लेवल में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा पानी में क्या होगा, स्पीड होगा।
पानी में स्पीड का मान उसके लेवल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, बढ़ेगा, चेंज करेगा, इस तरह की बात है। तो अब यहाँ पर इसको हटाते हैं, है ना, और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। रजिस्टेंस में अगर हमने देखा है ये कि यहाँ पर V इक्वल टू I और R है, तो हम चाहते हैं कि इसका ग्राफ लिखें और V इज इक्वल टू R इंटू I, तो Y इज इक्वल टू M इंटू X। तो यहाँ पर अगर हम दे दें क्या, यहाँ पर दे देते हैं अगर V, यहाँ पर दे देते हैं क्या, ये हो गया I, तो ये हो गया एम्पियर, ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया, इसमें ऐसे ऐसे हमने एक डायग्राम के रूप में दिया। तो ये हो गया क्या, डेल्टा ए, ये हो गया डेल्टा ए, और ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा, यहाँ पर हो गया क्या, डेल्टा V, और ये क्या हो गया, थीटा। इसका नाम A है, इसका नाम B है, और इसका नाम C है। तो अगर इसमें क्या बात करते हैं क्या, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको I ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, I वैल्यू है, और ये क्या है आपको, V है। ये हाइट जो है वो V ले लिए, और ये लंबाई जो लिए I लिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे I, और V बराबर क्या होता है, I इंटू R, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V डिवाइडेड बटे R। R लिखते हैं, R इक्वल टू V डिवाइडेड बटे I, ऐसे लिखेंगे, है क्या नहीं। तो ये tan थीटा जो है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, R आ गया, और tan थीटा को ही क्या कहते हैं, M कहते हैं, तो M आ गया R, इसको क्या कहते हैं, स्लोप, स्लोप बोलते हैं, है ना। तो इसमें अगर देखा जाए कि रेजिस्टेंस ज़्यादा किसकी है, तो स्लोप के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, है ना। यानी स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स आउट रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स आउट रेजिस्टेंस, ये देता है कि आपको रेजिस्टेंस देता है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सपोज दैट कि यहाँ पर एक ग्राफ छोटा सा ले लेते हैं, इधर V है और इधर क्या है, इधर I है, ये A है और ये B है, ये B, ये A, ये हो गया थीटा A, ये हो गया आपका थीटा B। तो जो थीटा B है वो ग्रेटर है थीटा A से, तो दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो tan थीटा B ग्रेटर देन tan थीटा A, यानी R जो B है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, RA, ऐसे, है ना। tan थीटा B ग्रेटर देन tan थीटा A, यानी स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, it is internal properties, it is the internal property of any conductor, which oppose the flow
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि वो डिस्टर्बेंस करती है। जैसे कि इसको सिंबल ऐसे देते हैं, ऐसे सिंबल देने का मतलब हुआ यह एक डिस्टर्बेंस है ना, इसको आर हम लोग सिंबल देते हैं। अब आर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बात ये लिखते हैं आर में, अगर देखा जाए आर को, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि अगर लेंथ इंक्रीज करता है, नाउ लेंथ इंक्रीज, जैसे यहाँ पर लेंथ क्या कर गया है, जैसे कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इस लंबाई क्या है, एल है। अब यहाँ पर क्या कर दिया है कि लंबाई क्या कर गई, बढ़ गई, इसमें लंबाई क्या हो गई, 2 टाइम्स हो गई। इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गई, इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई वो हाफ हाफ हो गई, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल है। तो होता क्या है कि जितनी ज़्यादा लंबाई होगी ना, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस क्या होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। क्योंकि लंबाई को बढ़ाने से इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी, घटेगी। जैसे मैं कहूँ कि इसकी लंबाई अगर बढ़ाया जाए, इसको लंबाई को बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये वाली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी छोटा होती जाएगी। सोचो, इमेजिन करो, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम होगा, जब अभी फिलहाल जो वॉल्यूम है उसकी वॉल्यूम और इसको लंबा करते खींचकर तब का वॉल्यूम, दोनों का जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कैसे कीजिएगा, लंबाई को बढ़ाइएगा तो एरिया को क्या करिएगा, घटाइएगा। अगर लंबाई को आप छोटा करते हैं इसके एरिया क्या करेंगे, बढ़ेगा। समझ में आएगा, है कि नहीं। तो अब एरिया इसकी जब छोटी होगी तो किसी भी मटेरियल का कोई पानी ही है या गैस ही है, उसको पास करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ऐसी प्रॉब्लम को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सीधी सी बात है। तो मैं कह रहा हूँ क्या कि नाउ लेंथ इंक्रीज देन रेजिस्टेंस इंक्रीज। इस तरह से रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। इस तरह से जैसे कि R बराबर पहला वाला में क्या लिखा हुआ है, रो, जैसे कि R बराबर, इसे आप कह सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, L हो गया। और दूसरी बात क्या है, एंड एरिया इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए कि इसका मैं नाम रखता हूँ क्या, R, इसका नाम रख देता हूँ क्या, R1, इसका नाम रख देता हूँ क्या, R2, ऐसे रेजिस्टेंस का नाम रख दिया मैंने। क्लियर, ओके। तो एरिया जब बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे इसका एरिया बढ़ा रहे हो, इसका एरिया बढ़ा रहे हो तो इससे जो पानी का फ्लो होगा वो आसानी से फ्लो हो जाएगा, उसमें परेशानी कम होगी, तो रेजिस्टेंस क्या कर गया, कम कर गया। क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम क्रिएट करना, पानी को फ्लो को रोकना, ऐसा मानो। तो अब यहाँ पे ये बात भी लिख सकते हैं कि R जो है, R वो 1/, क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब इन दोनों को लेकर चलें, ये पहला है ये दूसरा है, सॉरी ये पहला है ये दूसरा है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और इतना हो गया। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, और L/, कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। देख रहे हैं, R इज इक्वल टू रो और L/, एरिया। अब ये रो क्या है, हम लोग इसको आगे चर्चा करना है। लेकिन रो है क्या, तो इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टिविटी भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग इसको स्पेसिफिक रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो रो जो है रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी। एक तो होगा रजिस्टिविटी या एक स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, मतलब कि ये भी एक रेजिस्टेंस है। रजिस्टिविटी भी क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन ये हर मटेरियल के लिए, प्रत्येक मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। प्रत्येक मटेरियल के लिए फिक्स होगी। जैसे मान लो कि एक मटेरियल है तो इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होगी। अगर किसी कॉपर वायर के तुलना करते हैं तब कॉपर वायर में क्या होगी, रजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, इसीलिए रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, तो करंट उसमें ज़्यादा फ्लो करेगा। और इंसुलेटिंग मटेरियल से, इस टाइप का मटेरियल का रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो भी होगी वो फिक्स होगी।
इसकी फिक्स मान होगी, कंडक्टर की अपनी फिक्स मान होगी। क्लियर? तो ये वाली बात होती है। ये किस बात पर डिपेंड करेगी आप सोचो जरा, ये मटेरियल पर ही डिपेंड करती है, सिर्फ मटेरियल, कौन सी मटेरियल का इस्तेमाल किया। जैसे एक मटेरियल ये हो गया तो इसका आप इस्तेमाल किए हैं तो इसका अपना वैल्यूज होगा। दूसरा बात कि टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करती है, हम लोग आगे बात करेंगे टेम्परेचर के केस में। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो अभी टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, आगे चलकर टेम्परेचर की बात होगी। तो ये स्पेसिफिक रजिस्टिविटी है, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ मटेरियल पर। ओके, तो R बराबर रो एल बटे एरिया। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो R है वो इसकी है। क्लियर है? कोई डाउट? हटाते हैं इसको। तो जो मैंने R लिखा वो पहले वाला का है, तो पहले वाला का डायमेंशन आप देख रहे हैं, पहले वाला का डायमेंशन देखिए और शेप एंड साइज देखिए। तो पहला वाला का जो डायमेंशन है वो शेप है R बराबर रो एल बटे एरिया, ऐसे लिखा हुआ है। दूसरे वाला का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू रो, यहाँ पर क्या लिखेंगे एल प्लस एल, कितनी लंबाई है डिवाइडेड बटे एरिया क्या है ए है, तो यहाँ पर हो गया 2 रो एल डिवाइडेड बटे ए। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R1 इज इक्वल टू 2 इंटू आर लिखेंगे। देख रहे कि नहीं? आपने क्या किया, इसके लंबाई से इसकी लंबाई डबल कर दिया, लेकिन एरिया आपने कांस्टेंट रखा, एरिया कांस्टेंट रखा। समझ में आई बात? लंबाई को आपने सीधे डबल कर दिया और एरिया को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इसमें क्या है, इसमें लंबाई को आपने कांस्टेंट रखा और एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। समझ में बात? समझ में नहीं आई? इसमें R2 में जो आप लिखते हैं R2, इसको क्या लिखेंगे, R2 जो लिखेंगे वो लिखेंगे रो एल डिवाइडेड बटे ए बटे कितना 2। तो इसमें क्या आ गया R2 इज इक्वल टू रो इंटू एल और डिवाइडेड बटे क्या हो गया ए इंटू 2। अब इसमें भी क्या है, इसमें रजिस्टेंस, तो इसमें भी रजिस्टेंस उतना ही आ गया, लेकिन इसमें तब आया है जब आपने एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, एरिया को घटा दिया, एरिया को आपने घटा दिया, लेकिन इसकी लंबाई क्या कर दिया आपने, कांस्टेंट कर दिया। तो इसमें भी जो है रेजिस्टेंस की अगर देखा जाए तो R2 इज इक्वल टू जो आया है वो 2 इंटू कितना आया है, R आया है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें है कि आपने एरिया को क्या रख दिया है, एरिया को आपने कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, लंबाई डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस तो डबल होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या कर गया, मतलब कि 2 टाइम्स हो गया, इसलिए कि आपने जो वायर जो है उसको इस पर फिटेड कर दिया है, मतलब जो कंडक्टर है आप इसी पे क्या कर दिया, इसको फिट कर दिया, यानी a/2 और a/2 हो गया। तो ये मैंने जो निकाला है वो कितने का निकाला है भाई, ये जो निकाला वो कितने का निकाल दिया, 1 का निकाल दिया, 1 का वैल्यू का निकाल दिया। अगर इन दोनों का अगर हम एरिया ले लें, दोनों का एरिया कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा आपको, क्या समझिएगा, इसको हटा देते हैं। 1 का मैंने निकाला है, 1 का, तो 1 का जब निकाल दिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको R2 माने हैं, एक पार्ट है ये, अब फिर इस पार्ट का भी निकालिएगा तो कितना मिलेगा, फिर मिलेगा कितना, उतना ही मिलेगा, 2 इंटू R मिलेगा। इस तरह से वैल्यूज मिली है। अगर मान लीजिए कि इन दोनों के जो एरिया है उसको कंबाइंड करके और क्या करा देंगे, 1 कर देंगे कि नहीं, दोनों का सरफेस एरिया अगर कंबाइंड कर देंगे तो A मिल जाएगा, a/2 प्लस a/2, तो उसकी जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, R इज इक्वल टू रो एल बटे एरिया। इस तरह से आ जाएगी, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आई, R2 के बराबर आ जाएगी, सॉरी किसके बराबर आ जाएगी, मतलब कि ये सपोज दैट कि ये भी R2 है, तो किसके बराबर आ गया, R के बराबर आ गया। बात समझे? तो इससे पता ये चल रहा है, इससे मालूम क्या हो रहा है, इससे मालूम ये चल रहा है कि अगर लंबाई हम बढ़ाते हैं, लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं लंबाई को, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस उसमें क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, और लंबाई को घटाते हैं तो एरिया ऑटोमेटिक क्या कर देता है, बढ़ता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस है ना क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अब यहाँ पर एक ये वाली है, समझो ये वाली, ये अलग चीज़ है, ये हम एक पार्ट का निकालें,
इसका सिर्फ निकालना है। तो कन्फ्यूजन होने से आपको बचना है तो आप ऐसे कर देंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूजन होने से आप बच जाएंगे। कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन दोनों का एरिया कितना हो गया मिलाकर, ए हो गया। अब निकाल देते हैं R2, तो ये आ गया, तो ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर कि R1 डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं R2 इजिकल टू क्या लिखते हैं, इजिकल टू लिखते हैं 2 इंटू R, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू R डिवाइडेड बटे रो एल बटे एरिया, और R बराबर क्या लिखा हुआ है, रो एल बटे एरिया। यानी कहने का मतलब है कि 2 इंटू R डिवाइडेड बटे कितना R इजिकल टू दिस, यानी कहने का मतलब है कि R1 बटे R2 इजिकल टू 2 इंटू R। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, यहाँ पे जो मिला है वो क्या मिला देखिएगा, ये R कट गया है, तो ये हो गया R1 इजिकल टू 2 इंटू R। समझे? इससे ये पता चला, क्या मालूम पड़ा, इससे ये मालूम पड़ गया कि लंबाई को अगर आप डबल बढ़ाते हैं, इसका मतलब हुआ कि लंबाई को अगर आप डबल बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया, रेजिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ गया, है ना। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मतलब इसी में समझते हैं दूसरे टाइप की बात है। बात क्या है कि अगर हम, ये तो एक सिंपल फार्मूला हो गया इसका रेजिस्टेंस का कि R इजिकल टू रो एल बटे एरिया, ये सिंपल हो गया। दूसरा है कि इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, सिंपल वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं एंड लेंथ वेरिएबल करते हैं, समझिएगा लेंथ वेरिएबल, तो फार्मूला क्या लगाएंगे हम, लेंथ को वेरिएबल करना है और वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है, तो ये फार्मूला आपके पास है। तो लेंथ को वेरिएबल और वॉल्यूम को कांस्टेंट, तो ऐसा करने से होगा एल और फिर एल कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं ए इंटू एल कर देते हैं, तो ये हो गया रो हो गया, फिर क्या हो गया एल का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बटे वॉल्यूम हो गया, तो ये हो गया आर, तो ये सब क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर हो गया। आया समझ में, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बटे R2 इजिकल टू L1 और L2 इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। मतलब कि रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा अगर लेंथ को आप डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर लेंथ को डबल करते हैं तब। ये कौन सा कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो लेंथ वेरिएबल होगा क्योंकि लेंथ को आप चेंज कर रहे हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ऐसा फार्मूला आता है, तो बच्चे अक्सर डबल लेंथ का करता है तो वो 2 टाइम्स ही रेजिस्टेंस को करता है, चूंकि स्क्वायर कर ही नहीं पाता है, तो आपको समझना होगा कि उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट की बात हो रही है। दूसरा इसमें है, दूसरा कि इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या हुआ है। और इसमें एक और बात है कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर है, तो इसमें डेल्टा R डिवाइडेड बटे अगर R कोई करता है तो 2 टाइम्स डेल्टा एल बटे आपको एल करना होगा। तो यहाँ पर डेल्टा R डिवाइडेड बटे R इंटू कितना 100% करें तो इजिकल टू 2 इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बटे एल इंटू क्या करना पड़ेगा 100% करना पड़ेगा। समझे? परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये तरीका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि इफ वॉल्यूम कांस्टेंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट एंड एरिया वेरिएबल, तो R इजिकल टू रो L डिवाइडेड बाई A, तो R हो गया, फिर क्या हुआ रो हुआ, तो L इंटू क्या करेंगे A करेंगे, तो फिर नीचे में भी एक A करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा R इजिकल टू रो L इंटू एरिया डिवाइडेड बटे एरिया इसका स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। कोई डाउट?
यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, मिटाते हैं इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है ये, याद रखना बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है रिजल्ट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि R इजिकल टू, ध्यान दीजिएगा, R इजिकल टू रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बटे एरिया का स्क्वायर। सही है? तो R जो हो गया वो क्या हो गया, 1 बटे ए का स्क्वायर। तो R1 डिवाइडेड बटे R2 इजिकल टू A2 डिवाइडेड बटे A1, इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे R1 डिवाइडेड बटे R2 इजिकल टू पाई R2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे पाई R1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या मिलेगा, R1 डिवाइडेड बटे R2 इजिकल टू R2 के पावर 4 डिवाइडेड बटे R1 के पावर 4, ऐसे। R1 बटे R2 इजिकल टू R2 के पावर 4 और R1 के पावर 4, इस तरह से होगा। माने कि रेजिस्टेंस जो है रेडियस के पावर में क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ये समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो R है, R वो 1 बटे स्मॉल r के पावर 4, तो डेल्टा R डिवाइडेड बटे R इजिकल टू क्या होगा, 4 टाइम्स डेल्टा स्मॉल r बटे R, ऐसा होगा। तो डेल्टा R डिवाइडेड बटे R इंटू 100% इजिकल टू 4 इंटू डेल्टा स्मॉल r बटे R इंटू 100%। ये वैल्यू कैपिटल R 1 बटे R के पावर 4, 1 बटे R के पावर 4, तो इसको आप करेंगे ना 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये जो रेडियस है वो 1% से अगर इंक्रीज करता है तो रजिस्टेंस में 1% इंटू 4% से इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हुआ। कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पर देखिए, हम लोग को मालूम है कि R इजिकल टू जो होता है, R इजिकल टू रो एल बटे कितना होता है, एरिया होता है। कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब ये देखो, एक फार्मूला आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है, आप जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक फार्मूला होता था V इजिकल टू E इंटू एल, याद है, dV इजिकल टू E इंटू dr। ओके, तो V के बदले हम यहाँ पे रख देते हैं, V के बदले पर यहाँ रखते हैं E इंटू एल रख दिए, ओके, I रख दिए, और R के बदले रो एल बटे एरिया रख दिए। ये L से L कैंसिल, तो E इजिकल टू जो है वो I इंटू रो डिवाइडेड बटे एरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? ये जो फार्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो E इजिकल टू लिखेंगे क्या, E इजिकल टू I डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, A इंटू रो, ऐसे लिखेंगे। तो E इजिकल टू इसको क्या लिखेंगे, J करंट डेंसिटी इंटू, तो E वेक्टर इजिकल टू J, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, और E वेक्टर इजिकल टू रो इंटू J वेक्टर, ऐसे भी लिखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है। इसको क्या पढ़ते हैं पता है, ओम्स लॉ इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म, या इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मतलब कि वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ की आप बात करते हैं, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग इसको पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो करंट डेंसिटी होती है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is same as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इधर है तो करंट डेंसिटी भी किधर है, इधर है, ऐसे। अब यहां पर मैंने लिखा है कि E इज इक्वल टू रो इंटू जे, और रो इज इक्वल टू जो होती है 1/सिग्मा होती है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, ऐसे। तो E इज इक्वल टू 1/सिग्मा इंटू जे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी सिग्मा क्या है? सिग्मा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जैसे मान लीजिए कि दो मटेरियल है, एक तो ये वायर है, ओके, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इसमें करंट क्या होगा, बहुत कम फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि एक रीजन है कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। और ये जो है ये कंडक्टर है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका एक रीजन और भी है कि इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो काफ़ी कम है और कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इसकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत कम है और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इस तरह की बातें हैं यहाँ पर, ओके। ये तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लोग कहता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और इसको भी बोलता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिर्फ इसको मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी को कन्वर्ट कर दिया कंडक्टिविटी में। क्लियर? तो ये रहा ओम्स लॉ का कंसेप्ट। ये बहुत बड़ा है, इसको और हम लोग आगे की तरफ एक्सपैंड करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सपैंड करेंगे। आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।